दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम चालू करेंगे ELT ग्रेड, TGT, PGT, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट JRF के लिए विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 15। इसमें हम वायुदाब, अस्थायी एवं स्थानीय पवनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन है और ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, देखिए, निम्न में से कौन जलवायु नियंत्रक नहीं है? अक्षांश, ऊंचाई, पवन या फिर वर्षा? तो आप जान लीजिए दोस्तों, वर्षा जो होती है ये जलवायु नियंत्रक नहीं है। और आप जानिए जलवायु नियंत्रक क्या है। तो जिन कारणों से मौसम अथवा जलवायु के तत्वों में प्रादेशिक और कालिक परिवर्तन होते हैं उन्हें मौसम और जलवायु के कारक अथवा नियंत्रक कहा जाता है। और किसी भी स्थान के या किसी भी प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं उनको आप देख लीजिए। अक्षांश, स्थल और जल का विस्तार, समुद्र तल से ऊंचाई, अर्ध अस्थायी उच्च एवं निम्न दाब की पेटियां, वायु राशियां, वायुमंडलीय विक्षोभ, सागरी धाराएं और पर्वतीय अवरोध। ये सारे तत्व जो हैं किसी भी स्थान की जलवायु को नियंत्रित और प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो इसमें देखिए अक्षांश, ऊंचाई और पवन, जबकि वर्षा जलवायु नियंत्रक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलवायु के तत्वों में शामिल नहीं है? वायु दाब, तापक्रम, जल प्रवाह या फिर वर्षा? तो यहाँ पर देखिए जलवायु के तत्वों में जल प्रवाह शामिल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि वायु दाब, तापक्रम, जल प्रवाह और वर्षा में से जल प्रवाह जलवायु के तत्वों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेक्टोपास्कल मापने की इकाई है। तो हेक्टोपास्कल किसको मापने की इकाई है? तो आप देख लीजिए वायु दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए दोस्तों, वायु दाब जो है, वायु जो है एक दबाव उत्पन्न करती है और हेक्टोपास्कल वायु दाब मापने की इकाई है। हेक्टोपास्कल के द्वारा वायुमंडलीय या बेरोमेट्रिक दाब का मापन किया जाता है। और आप देख लीजिए कि 1 हेक्टोपास्कल का मान 100 पास्कल के बराबर होता है और 1 हेक्टोपास्कल का मान 1 मिलीबार के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, हेक्टोपास्कल वायु दाब मापने की इकाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी पवनें हल्की और न्यून दाब वाली होती हैं? उष्ण और संतृप्त, उष्ण और शुष्क, ठंडी एवं शुष्क या फिर ध्रुवीय पवनें? तो आपको बताना है कि कौन सी पवनें हल्की और न्यून दाब वाली होती हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? उष्ण और शुष्क पवनें जो होती हैं वो हल्की और न्यून दाब वाली होती हैं। और आप जान लीजिए कि हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्रों में हवा का प्रवाह होता है। और यदि उच्च दाब का क्षेत्र निम्न दाब के क्षेत्र से बहुत निकट है और दाबांतर बहुत अधिक है, तब पवनें अति तीव्र वेग से प्रवाहित होती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी वायु पेटियां, वायुदाब पेटियां ताप जनित हैं? देख लीजिए, ऑप्शंस हैं आपके उपध्रुवीय और शीतोष्ण, भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय, ध्रुवीय और उपध्रुवीय, और या फिर भूमध्य रेखीय एवं उपध्रुवीय। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी वायुदाब पेटियां ताप जनित हैं। तो देखिए ये भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय वायुदाब पेटियां ये ताप जनित हैं। आप जान लीजिए दोस्तों, ग्लोब पर वायुदाब की कितनी पेटियां? 7 पेटियां होती हैं। इसमें से 3 ताप जनित होती हैं, 4 गति जनित वायुदाब पेटियां होती हैं और 3 ताप जनित पेटियों के अंतर्गत भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब और ध्रुवीय उच्च वायुदाब यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को शामिल किया जाता है। और गति जनित वायुदाब पेटियों के अंतर्गत उपोष्ण उच्च वायुदाब की 2 और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की 2 पेटियों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वायुदाब पेटियों को भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सही क्रम में लगाइए। तो आपको एक क्रम बताना है वायुदाब पेटियों का भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक, यानी जो भूमध्य रेखा है आपके ग्लोब के बीच में है और उससे ध्रुवों तक यानी उच्च अक्षांशों तक लगाना है। तो सही क्रम हो जाएगा, देखिए, भूमध्य रेखी न्यून, भूमध्य रेखी न्यून वायुदाब पेटी
और उसके ऊपर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, फिर उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो ये ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वायुदाब पेटियों को जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सही क्रम में लगाते हैं। दोस्तों, धरातलीय सतह पर वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समदाब रेखाओं के माध्यम से किया जाता है, आप जानते हैं। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक वायुदाब पेटियों का सही क्रम भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ये सही क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है? ये आपको याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रश्न पूछ सकता है और पूछा भी है कई बार। सागर तल पर वातावरण द्वारा 1013.25 मिलीबार का दबाव डाला जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सागर तल पर वातावरण द्वारा 1013.25 मिलीबार दबाव डाला जाता है। ये जो संख्या है याद कर लीजिएगा। और वायुमंडलीय दाब के वितरण को समदाब रेखा, जिसको आइसोबार्स कहा जाता है, उससे प्रदर्शित किया जाता है। आइसोबार रेखाएं कल्पित रेखाएं होती हैं और समदाब रेखाओं की परस्पर दूरियां वायुदाब में अंतर की और उनकी दर को दर्शाती हैं, जिसको कि दाब प्रवणता कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो आपने अभी अभी पढ़ा है 1013.25 मिलीबार। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब। अगले प्रश्न पर आते हैं, यदि एक पर्यवेक्षक उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है तो दाब उसके दाएं हाथ की अपेक्षा बाएं हाथ पर निम्न होता है और दक्षिणी गोलार्ध में दाब उसके दाएं हाथ पर निम्न होता है। ये नियम क्या कहलाता है? ऑप्शन है बायज बेलाट का नियम, कोरियालिस बल, फेरल का नियम या अधिकतम का नियम। तो सही उत्तर है बायज बेलाट नियम। दोस्तों देखिए, बायज बेलाट नियम के अनुसार यदि एक पर्यवेक्षक उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है तो दाब उसके दाएं हाथ पर अधिक और बाएं हाथ पर निम्न होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दाब बाएं हाथ पर अधिक और दाएं हाथ पर निम्न होता है। और ये नियम क्षैतिज पवनों के वायुमंडलीय दाब से संबंध को दर्शाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, फेरल का नियम किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो दोस्तों, फेरल का नियम वायु संचार से संबंधित है और इस नियम के अनुसार जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही हो, यदि उस दिशा में मुख करें अथवा जिस दिशा से पवन आ रही हो उस दिशा की ओर जिस दिशा से पवन आ रही हो उस दिशा की ओर पीठ करके खड़े हो जाएं तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, देखिए, जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही हो यदि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाए तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं, अभी अभी आपने देखा है, ये फेरल का नियम है जिसके अनुसार जिस दिशा से पवन आ रही हो यदि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हवाओं के घुमाव की संतोषजनक व्याख्या प्रदान करता है? हेजली की व्याख्या, फेरल का नियम, बाइज बेलाट नियम या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है फेरल का नियम। दोस्तों, धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब और पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है और पृथ्वी की अच्छी गति के कारण कोरियालिस बल उत्पन्न होता है। इस विक्षेप बल के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में भी जो है दोस्तों, देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें इस विक्षेप बल के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में सभी हवाएं प्रवणता की दिशा की दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसकी सर्वोत्तम व्याख्या फेरल के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, हवाओं के घुमाव की संतोषजनक व्याख्या फेरल के नियम द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पवन की दिशा संबंधी सिद्धांत नहीं है? हेडली का नियम, फेरल का सिद्धांत, बायज बेलाट का नियम या जेट स्ट्रीम का सिद्धांत।
तो सही उत्तर याद रखिएगा दोस्तों, जेट स्ट्रीम का जो सिद्धांत है ये पवन की दिशा से संबंधित नहीं है, क्योंकि जेट स्ट्रीम का सिद्धांत मानसून की उत्पत्ति से संबंधित है, याद रखिएगा। और नाम से ऐसे आप गलत गलत मत लगाइएगा। जेट स्ट्रीम का सिद्धांत का संबंध मानसून की उत्पत्ति से है। क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्सा में दक्षिण से पूर्व इसका संचार होता है, जबकि अन्य सिद्धांत पवन की दिशा संबंधी सिद्धांतों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? रासबी लहर। देखिए, रासबी लहर जो है ये जेट स्ट्रीम सही सुमेलित है। एल नीनो परिघटना, मौसम परिघटना, ये भी आपका सही सुमेलित है। दक्षिणी जो दोलन, वाकर संचरण, सही सुमेलित है। और हैडली कोशिका, मध्य अक्षांशीय संवहन कोशिका। तो दोस्तों हैडली कोशिका ये मध्य अक्षांशीय संवहन कोशिका से नहीं, बल्कि जो अपनी ट्रेड विंड्स होती हैं यानी व्यापारिक पवन, उनसे संबंधित है, न कि मध्य अक्षांशीय संवहनीय कोशिका से। तो सही उत्तर सुमेलित नहीं है कौन सा? ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विभिन्न गुणों वाली वायु राशियों के मध्य की संपर्क रेखा क्या कहलाती है? तो उत्तर देखिए, वाताग्र। देखिए, वाताग्र वह ढलुआ सीमा होती है जिसके सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं मिलती हैं। यह न तो धरातली सतह के समानांतर होता है और न कि उसके ऊपर लंबवत होता है, बल्कि कुछ कोण पर झुका होता है। वाताग्र का ढाल पृथ्वी की अच्छी गति पर आधारित होता है, जो कि ध्रुवों की ओर बढ़ता जाता है। तो वाताग्र विभिन्न गुणों वाली या विपरीत स्वभाव वाली हवाओं के मध्य संपर्क रेखा वाताग्र कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु राशियों की उत्पत्ति के लिए एक आदर्श दशा नहीं है? देखिए, समान तापमान सहित एक विस्तृत समान पृथ्वी का धरातल, सही है। वायु का अभिसरण होना चाहिए, सही नहीं है। एक लंबी अवधि तक वायुमंडलीय दशाएं स्थिर होनी चाहिए, सही है। और उत्पत्ति क्षेत्र स्थलीय या महासागरीय होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका जो है दोस्तों, ये वायु राशियों की उत्पत्ति के लिए आदर्श दशा नहीं है। कौन कौन सी आदर्श दशाएं हैं वायु राशियों की उत्पत्ति के लिए? एक तो समान तापमान सहित एक विस्तृत समान पृथ्वी का धरातल, एक लंबी अवधि तक वायुमंडलीय दशाएं स्थिर होनी चाहिए, फिर उत्पत्ति क्षेत्र स्थलीय या महासागरीय होना चाहिए, वायु पर कन्वर्जेंस नहीं होना चाहिए यानी अभिसरण नहीं होना चाहिए, और ये भूपटल पर वायु राशियों के 6 आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अभिवाहनिक व्युत्क्रम होता है कहाँ पर? देखिए, उच्च धरातल पर, वायु के संपीड़न से, चक्रवात के समय या मेघाच्छादित आकाश में। तो सही उत्तर है अभिवाहनिक व्युत्क्रम उच्च धरातल पर होता है, और स्थलाकृतिक विषमताओं की उपस्थिति के कारण अभिवाहनिक व्युत्क्रमण उत्पन्न होता है, जिससे गर्म हवा में ठंडी हवा स्थानांतरित होती है और संवहनी शीतलन धरातल आधारित व्युत्क्रम उत्पन्न होता है, और ये आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्कनीज का सिद्धांत किसकी उत्पत्ति से संबंधित है? आपको बताना है वर्कनीज का सिद्धांत। तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्कनीज का जो सिद्धांत है वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित है। नॉर्वे के 2 ऋतुविज्ञानी वी वर्कनीज और जे वर्कनीज ने शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति के ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत नामक एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इसे वाताग्र लहर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कौन ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, वी वर्कनीज और जे वर्कनीज इन्होंने ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यही प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, वाताग्र लहर सिद्धांत जो है ये वर्कनीज द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित पवन संचरण के प्रकारों का कौन सा एक वाताग्र जनन के लिए आदर्श दशा है? यहाँ पर देखिए, स्थानांतरणीय पवन संचरण, घूर्णन पवन संचरण, अपसरणी पवन संचरण या विरूपणी पवन संचरण। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, विरूपणी पवन संचरण, ये दोस्तों वाताग्र जनन के लिए आदर्श दशा है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं, वायु परिसंचरण के विभिन्न प्रकारों में कौन एक वाताग्र जनन के लिए उत्तरदायी है?
तो ये कई बार पूछा गया है, तो याद अभी आपने पढ़ा है। विरूपणी परिसंचरण दोस्तों ये वाताग्र जनन के लिए उत्तरदायी है। और जो विरूपणी पवन संचरण होता है इसमें दो विपरीत तापक्रम वाली हवाएं यानी एक ठंडी और एक गर्म दूसरे से मिलने पर एक रेखा के सहारे क्षैतिज दिशा में फैलती हैं। जिस रेखा के सहारे हवाएं बाहर की ओर फैलती हैं उसे बाह्य प्रवाह अक्ष रेखा कहते हैं और दूसरे अक्ष को अंतः प्रवाह अक्ष रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है वायुदाब का एकाएक कम हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक होता है? तो ये जीएस का भी प्रश्न है। आप जानते हैं कि तूफान आने का सूचक है वायुदाब का एकाएक कम हो जाना। अगला प्रश्न एनीमोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये पवन की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। बैरोमीटर वायुदाब मापने का यंत्र है। क्रोनोमीटर एक समय मापने वाला यंत्र है और मैनोमीटर गैस के दबाव को या गैस के दाब को मापने वाला यंत्र है। अगला प्रश्न है वायु गति को मापने में कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं एनीमोमीटर का प्रयोग पवन गति को नापने में किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेट धाराओं के लिए सही नहीं है? जेट धाराओं के क्रोड में 60 नाट से 200 नाट गति की पवनें चलती हैं, सही है। जेट धाराओं की स्थिति मौसम के अनुसार नहीं बदलती है, तो ये गलत है क्योंकि जेट धाराओं की स्थिति मौसम के अनुसार बदलती जाती है। ग्रीष्मकालीन की अपेक्षा शीतकाल में जेट धाराएं अधिक तीव्र गति से चलती हैं, सही है। और जेट धाराओं का संबंध तीव्र ताप विपर्यास से है, तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। इसके बारे में जेट स्ट्रीम के बारे में आप विस्तार से पढ़िए। दोस्तों जेट स्ट्रीम का संचरण ऊपरी क्षोभ मंडल में 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर सकरी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। इनका संचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के मध्य होता है। इन्हें परिध्रुवीय भंवर भी कहते हैं क्योंकि इनका संचार दोनों गोलार्धों में ध्रुवों के चारों ओर होता है। जेट स्ट्रीम पवन में पवन वेग में मौसमी परिवर्तन होता रहता है और जेट धाराओं के क्रोड में 60 नाट से 200 नाट गति की पवनें चलती हैं और ये लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति करता है। जेट धाराओं के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और देखते हैं। जेट धाराओं का प्रवाह विसर्पित लहरदार होता है। ग्रीष्मकाल में यानी उत्तरी गोलार्ध में जेट स्ट्रीम का विस्तार कम हो जाता है जबकि शीतकाल में इसका विस्तार अधिकतम होता है। शीतकाल में इनका वेग ग्रीष्मकाल की अपेक्षा अधिक होता है और जेट स्ट्रीम की खोज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। अगला प्रश्न है जेट स्ट्रीम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है। ये समताप मंडल में गति करता है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है, ये घुमावदार मोड़ों में गति करता है या फिर लगभग 300 किलोमीटर की रफ्तार से गति करता है। आपको इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ये समताप मंडल में गति करता है, सही नहीं है क्योंकि ये क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर की ऊपरी सीमा में गति करता है जेट स्ट्रीम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक जेट स्ट्रीम की विशेषता नहीं है? पहला है कि ये हवाएं ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर सकरी पट्टी के रूप में प्रवाहित होती हैं, सही है। जेट स्ट्रीम का संचार केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है, ये गलत है क्योंकि दोनों नॉर्थ एंड साउथ यानी उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में इसका प्रवाह होता है। इन हवाओं का मार्ग लहरदार और विसर्पण लिए हुए होता है और जेट स्ट्रीम के वायु वेग में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही उत्तर नहीं है क्योंकि दोस्तों जेट स्ट्रीम दोनों गोलार्धों में बहता है, केवल उत्तरी गोलार्ध में ही नहीं। पश्चिमी जेट स्ट्रीम धारा का परिसंचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच किस ऊंचाई के मध्य होता है? तो आप जानते भी हैं दोस्तों जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम होती हैं ये परिसंचरण इनका दोनों गोलार्धों में दोस्तों 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ऊपरी क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर में तीव्रगामी पवनों की सकरी पट्टी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जेट स्ट्रीम। अगला प्रश्न है कि दोस्तों वायुमंडल के एक निश्चित भाग में अति तीव्र गति वाली ऊपरी वायु तंत्र को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं जेट स्ट्रीम कहा जाता है वायुमंडल के निश्चित भाग में अति तीव्र गति वाली वायु तंत्र की जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है।
अगला प्रश्न है दक्षिणी पश्चिमी मानसून अधोलिखित में से किस कारक से प्रभावित नहीं होता है? जेट धारा की बदली हुई स्थिति, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण का फैलना और सिकुड़ना, एल नीनो का व्यवहार या जल स्तर का तापीय अंतर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून को जेट धारा की बदलती हुई स्थिति, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का फैलना और सिकुड़ना, जल स्थल का तापीय अंतर के साथ एल नीनो भी प्रभावित करता है। और इसके अतिरिक्त हिमालय और तिब्बत के पठार की स्थिति यांत्रिक अवरोध के रूप में, उच्च तलीय ऊष्मा के स्रोत के रूप में भूमिका, परिध्रुवीय भंवर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों के ऊपर उच्च तलीय अर्थात परिवर्तन मंडल में वायु राशि के चक्राकार संचरण का निर्धारण, ये सभी की प्रभावी भूमिका होती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर स्टार है, क्योंकि ये सभी कारक जो हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है उससे प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है जेट स्ट्रीम का अधिकतम औसत वेग पाया जाता है कहाँ पर? तो सही उत्तर है उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के ऊपर। जेट स्ट्रीम का अधिकतम औसत वेग उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के ऊपर पाया जाता है। और आप जानते हैं कि जेट स्ट्रीम का अधिकतम वेग शीतकाल में उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के ऊपर पाया जाता है। जेट स्ट्रीम का अधिकतम वायु वेग लगभग 480 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला प्रश्न है जेट स्ट्रीम की किस अवस्था में रासबी तरंग का निर्माण होता है? प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था या फिर चतुर्थ अवस्था? तो सही उत्तर है द्वितीय अवस्था। जेट स्ट्रीम के विकास के जो है द्वितीय अवस्था में रासबी तरंग का निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप रासबी तरंगों के आयाम में वृद्धि होने से जेट स्ट्रीम का भूमध्य रेखा की ओर विस्तार होने लगता है। लहरनुमा जेट स्ट्रीम को रासबी तरंग कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज CG रासबी ने की थी। अगला प्रश्न फिर इसी से संबंधित है, रासबी तरंगे संबंधित हैं, तो ये जेट स्ट्रीम की द्वितीय अवस्था को रासबी तरंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक जेट स्ट्रीम के विषय में सही है? देखिए, जेट स्ट्रीम का लंबवत पवन अपरूपण 10 से 20 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, सही नहीं है। सामान्यतः जेट स्ट्रीम की लंबाई हजारों किलोमीटर में होती है, ये सही है। जेट स्ट्रीम में पवन वेग में मौसमी परिवर्तन नहीं होता है, ये गलत है क्योंकि होता है। जेट स्ट्रीम का ग्रीष्मकाल में विस्तार बढ़ जाता है, तो ये भी सही नहीं है क्योंकि इसका विस्तार शीतकाल में बढ़ता है। जेट स्ट्रीम का लंबवत पवन अपरूपण जो विंड शेयर है दोस्तों, ये 5 से 10 मीटर प्रति सेकंड होता है, न कि 10 से 20 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो एक क्लियर हो गया। जेट स्ट्रीम के पवन वेग में मौसमी परिवर्तन होता रहता है, आप जानते भी हैं। ग्रीष्मकाल में जेट स्ट्रीम का विस्तार कम हो जाता है, जबकि शीत ऋतु में इसका विस्तार बढ़ जाता है। और जेट स्ट्रीम की लंबाई सामान्यतः हजारों किलोमीटर यानी चौड़ाई 150 से 450 किलोमीटर में, गहराई 900 से 2150 मीटर होती है, इसलिए विकल्प बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों कथन कारण से संबंधित है, इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। कथन है कि दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों में निम्न वायुदाब पेटियां होती हैं। और देखिए दूसरा है कि निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी व्याख्या आप देख लीजिए कि दोनों गोलार्धों के 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में निम्न वायुदाब पेटियां होती हैं, इन्हें उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कहा जाता है। वहीं निम्न दाब क्षेत्र भूमि की तुलना में महासागरों पर अस्थायी होते हैं, परंतु उपर्युक्त अभिकथन और कारण सही व्याख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में मुख्यतः चलती हैं क्या? पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, मानसून पवन या जल और स्थल समीर? तो सही उत्तर है पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में मुख्यतः पछुआ पवन चलती हैं। और उपोष्ण उच्च वायुदाब यानी 30 डिग्री से 35 डिग्री से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब जो कि 60 से 65 डिग्री है, इन दोनों के बीच गोलार्धों में चलने वाली अस्थायी पवन को पछुआ पवन कहते हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। अगला प्रश्न है पछुआ पवनें दोनों गोलार्धों में किन अक्षांशों के बीच चलती हैं? और आप जानते हैं कि ये 35 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच नॉर्थ और साउथ गोलार्ध में दोनों में ही पछुआ पवनें चलती हैं।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक ग्रहीय पवन नहीं है? मानसूनी हवाएं, ध्रुवीय हवाएं, व्यापारिक हवाएं या पछुआ पवने? तो उत्तर है मानसूनी हवाएं दोस्तों, ये ग्रहीय पवन नहीं है। जिन हवाओं की दिशा में मौसमी परिवर्तन होता है उन्हें मौसमी यानी आवर्ती हवाएं कहते हैं। जिस दिशा में ये हवाएं वर्ष भर चला करती हैं उन्हें प्रचलित पवन या अस्थायी पवन या निश्चित पवन कहते हैं। व्यापारिक हवाएं, ध्रुवीय हवाएं तथा पछुआ पवने ग्रहीय या अस्थायी पवन के उदाहरण हैं। मानसूनी हवाएं चक्रवात और वायु राशियां मौसमी और आवर्ती चयन का उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है मानसून क्या है? तो आप जानते हैं मानसून जो है ये मौसमी हवाएं होती हैं, ये अस्थायी होती हैं। अस्थायी पवनों में आप जान लीजिए कि अस्थायी पवन, निश्चित पवन, ये ऐसी पवनें होती हैं जैसे व्यापारिक हवाएं, ध्रुवीय हवाएं, पछुआ हवाएं, ये दोस्तों ये जो हैं अस्थायी हवाएं हैं, जबकि मानसून मौसमी हवा होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए आप देख सकते हैं व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, मानसून और ध्रुवीय पवने। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवने अस्थायी पवन है, मानसून एक मौसमी पवन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आवर्ती पवन नहीं है? तो आप जानते हैं, देखिए दोस्तों ध्रुवीय हवाएं ये आवर्ती पवन नहीं है। आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जिन हवाओं की दिशा में मौसमी परिवर्तन होता है उन्हें मौसमी या आवर्ती हवाएं कहते हैं। ध्रुवीय या आवर्ती हवाएं कहते हैं। तो इसमें आवर्ती हवा क्या कौन सी नहीं है? तो आप देख सकते हैं मानसून दोस्तों आवर्ती पवन नहीं है। ध्रुवीय हवाएं ये आवर्ती पवन नहीं है पूछा है दोस्तों। आवर्ती पवन वो पवन होते हैं जिन हवाओं की दिशा में मौसमी परिवर्तन होता है। तो ध्रुवीय हवाएं अस्थायी पवन होती हैं, इनमें मौसम के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है उपोष्ण अक्षांशों में उच्च वायुदाब पेटी पर पाए जाने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, हवाओं का व्युत्क्रम या विचलन ये उपोष्ण अक्षांशों में वायुदाब पेटी पाए जाने का प्रमुख कारण है। और आप जान लीजिए कि उपोष्ण अक्षांशों में उच्च वायुदाब पेटी पाए जाने का प्रमुख कारण हवाओं का व्युत्क्रम या विचलन या जिसको एयर डाइवर्जेंस कहते हैं। दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब पाई जाती है और इस पेटी का उच्च वायुदाब पृथ्वी की दैनिक गति और वायु के अवतलन से संबंधित होता है। विषुवत रेखा से उठी वायु और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की वायु इन अक्षांशों में उतर कर बैठती है। चूंकि इनका आयतन कम होता है इसलिए वायुदाब अधिक हो जाता है। अगला है अश्व अक्षांश किन विश्व हवा पट्टियों में शेल के बीच पाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। हार्श लैटिट्यूड दोस्तों किन विश्व हवा पट्टियों और सेल के बीच पाई जाती है? तो याद रखिएगा हेडली सेल और फेरल सेल। देखिए दोस्तों, अश्व अक्षांश हेडली सेल और फेरल सेल के बीच पाई जाती है। यह 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उपोष्ण और उच्च वायुदाब की स्थिति होती है। भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के ऊपर उठी हवा अभिसरित होकर नीचे बैठती है। इससे यहाँ प्रतिचक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाती है और वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में घोड़े से लदे जलयानों के संचलन में समस्या आती थी तथा जलयान को हल्का करने के लिए घोड़ों को नीचे फेंक दिया जाता था। इस कारण उसे अश्व अक्षांश कहा गया है। अगला है व्यापारिक पवनें निम्न में से किन अक्षांश पट्टियों में पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, व्यापारिक पवनें 5 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में पाई जाती हैं। तो इसको कंफर्म कर लीजिएगा। व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड्स जो होती हैं ये आप देख सकते हैं 5 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पेटियों में पाई जाती हैं। ये हवाएं अयनवर्ती उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर निश्चित रूप से चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती हैं। नियमित दिशा में प्रवाहित होने के कारण प्राचीन काल में व्यापारियों को पाल युक्त जलयानों के संचलन में पर्याप्त सुविधा मिलती थी, जिससे कि इसे व्यापारिक पवन कहा गया था।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे ग्रहीय पवनों के लिए एक अवरोध माना गया है? आपको बताना है। अश्व अक्षांश, मानसून पवने, गरजती चालीसा या फिर चीखता साठा। तो सही उत्तर है मानसून पवने। दोस्तों मानसून पवने एक सामयिक मौसमी पवन है। ये वे पवने हैं जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है, जिससे ये ग्रहीय पवनों के लिए अवरोध मानी जाती हैं। अश्व अक्षांश की स्थिति 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में होती थी। और दोस्तों ये दो विपरीत धरातली हवाओं, व्यापारिक और पछुआ के बीच विभाजन का कार्य करती हैं। भूमध्य रेखा पर ऊपर उठी हुई व्यापारिक हवाओं के विपरीत दिशा में प्रवाहित होकर 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के पास नीचे उतरती हैं, जिस कारण उसका दाब बढ़ जाता है। इस कारण यहाँ पर प्रतिचक्रवाती दशाएं उत्पन्न होती हैं। पछुआ पवनें क्या थीं? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी के कारण पछुआ पवनों की गति तीव्र हो जाती है, जिस कारण प्रचंड झंझा यानी उच्च वेगी पवन चलती है। इनकी इसी प्रचंडता के कारण दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 45 डिग्री अक्षांश में गरजती चालीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में भयंकर पचासा और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में चीखती साठा के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, अश्व अक्षांश की स्थिति कहाँ है? तो आप जानते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में। अश्व अक्षांश दोस्तों ये 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। आज की वीडियो का या आज का जो सेट है इसका आखिरी प्रश्न है, पछुआ पवनों की सर्वाधिक गति होती है कहाँ पर? देखिए दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीपों पर, दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों पर, उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों पर या उत्तरी गोलार्ध के महासागरों पर। तो पछुआ पवनों की सर्वाधिक गति दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों पर होती है, क्योंकि कोई अवरोध उपस्थित नहीं होता है, इसलिए पछुआ पवनों की गति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये था आज का जो हमारा सेट, जिसमें हमने विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। वायुदाब अस्थायी और स्थानीय पवनों से संबंधित। तो ये दोस्तों इसमें जो है वायुदाब अस्थायी और स्थानीय पवनों से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इस टॉपिक का पहला वीडियो था और वायुदाब अस्थायी और स्थानीय पवनों से संबंधित दूसरा वीडियो हम कल प्रस्तुत कर देंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो आपके लिए कितना लाभदायक हो रहा है इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।